फैराडेस लॉ को स्टार्ट करने के लिए आज हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि लॉ में ऐसे आता है whenever there is a change in flux associated with a conductor an EMF is induced। हम हर एक वर्डिंग को यूज करेंगे। फैराडेस लॉ इज इजीली डिस्कवरेबल, ऐसा नहीं है कि डिस्कवर नहीं होता है, उसका सारा पॉइंट को हम फिजिकली रियलाइज कर सकते हैं। व्हाट मेक्स द लॉ वो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, उसका बैकग्राउंड आसानी से समझ में आता है। चलिए पहले आप देखते हैं व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स। प्रीवियस क्लास वी हैव सीन फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, टुडे वी शैल सी व्हाट इट मीन्स बाय चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स associated with a conductor। इसका मतलब क्या है? कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स का चेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सपोजिंग I say here are number of lines of flux, these are all different lines of flux, and here is a conductor kept like this. These lines of flux are linking with this wires. So what we see, change in flux linkage with a conductor का मतलब क्या है? कोई कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स का बदलना। ये कंडक्टर यहाँ पे था, ये लाइन्स ऑफ फ्लक्स उसके साथ लिंक कर रहे थे। अगर मैं कंडक्टर को ऐसे मूव करवाता हूँ, फ्लक्स फिर भी उसके साथ लिंक किए हुए होते हैं, है ना। सो इट इज नॉट चेंजिंग द फ्लक्स, जिनके साथ लिंक में था उनके साथ लिंक में है। अगर यहाँ से इस कंडक्टर को हम ऐसे मूव करवाते लेकिन सोचो तो इस कंडक्टर को अगर मैं ऐसे मूव करवाता हूँ तो हियर आर डिफरेंट लाइन्स ऑफ फ्लक्स। नाउ ये पहले इन चारों के साथ लिंक में था, अभी किसी दूसरे के साथ लिंक में है। आई कैन बेटर वे एक्सप्लेन if I show you a diagram like this. Suppose in a region the magnetic lines of flux are like this. ठीक है, कोई एक रीजन में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसा है, मतलब इनवर्ड है। और अगर मैं किसी एक कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाता हूँ, जब मैं किसी एक कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाता हूँ, कैसे मूव करवाता हूँ वो मैटर करता है। सपोज आई गो फॉर ए piece of conductor like this. This is a piece of conductor kept in the magnetic field. अब ये कंडक्टर को अगर सोचो, ये कंडक्टर को मैं अगर ऐसे मूव करवाऊंगा तो इसमें क्या होगा? पहले ये इनके साथ कांटेक्ट में था, यहाँ पर जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स इनके साथ कांटेक्ट में था, फिर यहाँ पर आया तो इनको छोड़ा किसी दूसरे के साथ कांटेक्ट में आया, फिर इनको छोड़ा किसी तीसरे के साथ कांटेक्ट में आया। तो हम कहेंगे अगर ये यहाँ पर था, चार लाइन्स ऑफ फ्लक्स, देखो जी एज पर माय फिगर 4 लाइन्स ऑफ फ्लक्स आर इन कांटेक्ट। जब मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ पर जा रहा हूँ तब भी 4 है, लेकिन वो 4 नहीं है, कोई पुराना नया 4 है ना। सो चेंज कर लिया फ्लक्स को, यहाँ से यहाँ पर आया तो और चेंज कर लिया। तो कितना तो चेंज हुआ है अभी वो 8 ठो लाइन्स ऑफ फ्लक्स को, न्यूमेरिकली बोल रहा हूँ, 8 ठो लाइन्स ऑफ फ्लक्स को चेंज कर दिया है कि नहीं। तो ये जो चेंज इन लाइन्स ऑफ फ्लक्स को फिजिकली समझना बहुत जरूरी है। हाउ विल कैलकुलेट, हाउ विल इंटरप्रेट? हम कहेंगे ये कंडक्टर जब यहाँ से यहाँ पर गया, कितने सारे लाइन्स ऑफ फ्लक्स को कट किया। जस्ट लुक एट द फिगर। सपोज ये कंडक्टर को मैं यहाँ से यहाँ पर ला रहा हूँ, अब देखो ये सारा लाइन्स ऑफ फ्लक्स के साथ कांटेक्ट में आया और उनको चेंज कर दिया। That means ये लाइन्स ऑफ फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहे थे, जितने सारे लाइन्स ऑफ फ्लक्स को ये कट करते गया, that is the change in lines of flux। अब लाइन्स ऑफ फ्लक्स को कंडक्टर मूव करने से कट करेगा, कोई जरूरी नहीं है, कैसे मूव कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। सपोज ये कंडक्टर इस पोजीशन से बाहर की तरफ ऐसे आने लगेगा, so it is not changing in lines of flux। So change in lines of flux कब होता है? When a conductor cuts the lines of flux। So here afterwards change in lines of flux को हम लोग सीधे दूसरे तरीके से बोलेंगे cut off lines of flux। ठीक है, change in lines of flux associated with the conductor का मतलब हुआ lines of flux cut by the conductor। तो इसका मतलब हम लोग ये लेके चलेंगे कि is the lines of flux cut by
the conductor, cut by the conductor, कितना लाइन्स ऑफ फ्लक्स को वो कट किया है, समझ में आया? कितना लाइन्स ऑफ फ्लक्स को कट किया। अब कितना लाइन्स ऑफ फ्लक्स को कट किया कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? डेल्टा फाई, द चेंज इन लाइन्स ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू लाइन्स ऑफ फ्लक्स कट। अब सोचो तो ये जो हमारा कंडक्टर था, ये जब यहाँ से यहाँ तक गया कितना फ्लक्स कट किया, कितना फ्लक्स कट किया कि हम देख रहे हैं कि जब ये यहाँ से यहाँ पर गया, इस पोजीशन से इस पोजीशन के अंदर ये एरिया के अंदर जितने सारे लाइन्स ऑफ फ्लक्स थे सारे को कट कर गया। नहीं तो हमें देखना है कि हाउ मच लाइन्स ऑफ फ्लक्स इज कट। इसके अंदर ये जो हमारा कंडक्टर था यहाँ से यहाँ तक जाने में इस रेक्टेंगल के अंदर जितना एरिया था तो जितना फ्लक्स था सारे को कट कर गया। कितने को कट कर गया? दैट इज एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड हियर। समझ में आ रहा है क्या? सो डेल्टा फाई इज नथिंग बट बी डॉट एस और बी डॉट डी एस वॉट एवर यू से। फिर डी एस क्या है? एरिया स्विफ्ट। डी एस इज एरिया स्विफ्ट बाय कंडक्टर। क्या ये बात समझ में आ रहा? ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज हम कहेंगे, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और कोई कंडक्टर है से उसका लेंथ एल है, ये कंडक्टर का लेंथ एल है और ये सपोज कंडक्टर मूव कर रहा है v स्पीड में मूव कर रहा है, तो कुछ समय के बाद ये कंडक्टर आगे निकल जाएगा। कितना? v डेल्टा टी। तो डेल्टा टी सेकेंड में कितना फ्लक्स कट हुआ? ये कंडक्टर आके तब तक यहाँ पर पहुंच चुका है। सो व्हाट इज द फ्लक्स कट इन डेल्टा टी सेकेंड्स? आप कहोगे डेल्टा फाई इन डेल्टा टी सेकेंड्स इज इक्वल टू बी इंटू दिस एरिया। ये एरिया कितना है? ये एल है, ये v डेल्टा टी, एल v डेल्टा टी। सो दिस इज द फ्लक्स कट इन डेल्टा टी सेकेंड्स। आगे फैराडेस लॉ हमें पूछेगा, बताओ रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, कितना जल्दी फ्लक्स बदल रहा है, मतलब देयर वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। फिलहाल हम डेल्टा फाई पे कंसंट्रेट करते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स चेंज? अब धीरे चेंज हो रहा है, जल्दी चेंज हो रहा है। वो कुछ फिजिकल पैरामीटर को अफेक्ट करते हैं, कुछ फिजिकल पैरामीटर को अफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे जल्दी चेंज होगा तो ज्यादा ईएमएफ होगा, ज्यादा करंट होगा। अब धीरे चेंज हो या जल्दी चेंज हो, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो अफेक्टेड नहीं होगा। सो मेनी थिंग्स आर इंटररिलेटेड, वी शैल गो टू ऑल दोस पॉइंट्स। पर फिलहाल हम देख रहे हैं जब ये कंडक्टर ए बी पोजीशन से, जब ये कंडक्टर ए बी पोजीशन से ए डैश बी डैश पोजीशन में गया, आप कहोगे द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज इन डेल्टा टी सेकेंड्स इज बी एल बी डेल्टा टी। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, क्या ये बात मैं आपको समझा पा रहा हूँ? इज इट अंडरस्टूड? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे अगला केस में बताइए। आई एम गिविंग यू ए केस, देयर आर टू रेल्स। सपोज हियर इज ए रेल एंड हियर इज ए रेल, एंड नाउ सपोज there is a wire of this, ठीक है, एक वायर है इस शेप का, ठीक है, और कोई दूसरा वायर है जो दिखने में कुछ ऐसा शेप का, सेमी सर्कुलर, ठीक है, सेमी सर्कुलर। चलो हम मानते हैं कि ये डिस्टेंस 2r है और ये डिस्टेंस r है, सेमी सर्कुलर। तो ये दो कंडक्टर है, यहाँ पे ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या हुआ? बोथ ऑफ दीज कंडक्टर्स वे मूव्ड ओवर ए डिस्टेंस से इट इज d। इसको भी d मूव करवाया गया, इसको भी d मूव करवाया गया। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है both conducting wires were moved over same
same distance D. Change in flux linkage is more with which conductor? मैं आपको दो कंडक्टर का नेमिंग कर देता हूं। ये है कंडक्टर नंबर 1, ये कंडक्टर नंबर 2। दोनों डी डिस्टेंस मूव किए हैं। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, आप क्लियर देख रहे हो। ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में दोनों कंडक्टर मूव कर रहे हैं। द रेल्स आर पैरेलल रेल्स, डिस्टेंस इज 2r। इसको डी मूव करवाया गया, इसको डी मूव करवाया गया। पूछा कौन सा केस में चेंज इन फ्लक्स लिंकेज ज्यादा हुआ? क्योंकि मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं, फैराडेस लॉ में आएगा चेंज इन फ्लक्स एंड रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स समझना बहुत जरूरी है। तो क्या आप कोशिश करो, देखें कौन सा केस में ज्यादा हो रहा है, फर्स्ट और सेकेंड? फर्स्ट केस में। एनी अदर? सेम आ रहा है कुछ लोगों का। चलिए सोचते हैं कैसे से आ रहा है। कुछ लोगों का सेम आ रहा है, कुछ लोगों का फर्स्ट केस आ रहा है। सोचो कि मैं यहाँ पे थोड़ा चीजों को चेंज करता हूँ। यस, थिंक जब ये कंडक्टर को मैं डी डिस्टेंस मूव किया, किसको? डी को जब मैं डी डिस्टेंस मूव किया हूं तो डी कुछ यहाँ पे आ गया है ना? तो व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट बाय डी? व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट बाय द सेकंड कंडक्टर? 2r into d. And what is the flux cut by this? The flux cut by this is nothing but the flux passing through this area, that is this area into b. है कि नहीं? Flux cut by second conductor is this area into b. इसके लिए सोचेंगे तो इसके भी तो हाल कुछ d था। ये अगर d आएगा तो ये भी d आएगा, ये भी d आएगा, ये भी d आएगा, हर कोई d आएंगे। And how the diagram will look like? The diagram looks like this, है कि नहीं? Each part has moved by a distance d. Now I want to know what is the flux cut by this conductor? That is nothing but b into area swept by the conductor, ये एरिया। अब आपको सोचना ये है कि दोनों केस में b बराबर है। एरिया कौन सा ज्यादा है, ये वाला कि ये वाला? कौन सा एरिया ज्यादा है? सोचो कौन सा एरिया ज्यादा है। थोड़ा अगर आप दिमाग लगा के सोचोगे, ये वाला केस को भी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये हुआ एक, ठीक है, ये हुआ दूसरा, ठीक है, डी डिस्टेंस में ही है एक दूसरे से। अब मैं कहूंगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया जोड़ता हूँ, ये एरिया माइनस करता हूँ। सोचो तो कितना एरिया हो जाएगा। ये वाला एरिया को निकाल के इसमें डाल दूंगा तो will it not look like this? Are you able to imagine here? इमेजिन नहीं कर पा रहे। इमेजिन करेंगे कैसे? ये एरिया हो गया 2r into d। ये एरिया कितना होगा? अच्छा, मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करने से एक सेमी सर्कुलर एरिया हो जो कि भरा हुआ है। इस सेमी सर्कुलर एरिया को लाके इसमें डाल दूंगा तो थोड़ा फिगर बड़ा बना देता हूं, यू कैन विजुअलाइज। एक सेमी सर्कुलर एरिया यहाँ पर था, एक सेमी सर्कुलर एरिया यहाँ पर था, अब वो यहाँ पे आ चुका है। हम जानना चाहते हैं कि ये एरिया कितना है। आप यहाँ से ये वाला टुकड़ा को काटो, लाके यहाँ पर डालो। अगर आप ये वाला टुकड़ा को यहाँ से काटोगे, ये वाला एरिया को यहाँ से उठा के लोगे और यहाँ पर डाल दोगे तो एरिया तो सेम रहेगा ना। बट नाउ व्हाट इज द एरिया? दिस डिस्टेंस इज d, दिस डिस्टेंस इज 2r। ये इस एरिया से ये बाहर बल्जिंग था, इसको निकाल के यहाँ डाल दिए। कवर हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? इट इज कमिंग आउट टू बी सेम 2r into d। एरिया स्वेप्ट रिमेन सेम। ये लाइन का इधर को जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको निकाल के लाया, इधर डाल दिया तो हो गया। ये पूरा रेक्टेंगल बन गया। क्यों नहीं बन गया? रेक्टेंगल बन गया तो ये d है और ये 2r है, एरिया हो गया 2r into d।
अब इंटरेस्टिंगली ये भी है कि ये वायर सेमी सर्कुलर होने से विजुअलाइज करना आसान हुआ। सेमी सर्कुलर नहीं है, किसी भी शेप का है ना। अगर ये d डिस्टेंस मूव कर गया तो ये डिस्टेंस 2r है, तो ये कितना एरिया कट करेगा? सेम 2r इंटू d। समझ में आ रहा है क्या? ये चीज समझ में आना चाहिए। क्या ये बात सबको हजम हुआ? यस। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? इन ईच केस, सॉल्यूशन में कहेंगे इन ईच केस सेम एरिया is swept. So delta phi is equal to b into ds will be same in each case. ये तो हमें फ्लक्स क्या है, चेंज इन फ्लक्स क्या है समझ में आ रहा है। आई कैन गिव यू वन मोर लास्ट एग्जांपल एंड देन विल प्रोसीड। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, हियर इज ए कंडक्टिंग डंडा, say of length L, डंडा rotates about one end. Find change in flux associated with bar AB, which is rotating about A in one complete revolution. अब ये डंडा एक बार जब तक घूम लेगा कितना फ्लक्स कट करेगा आपको बताना है। डंडा एक है AB, ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, डंडा एक एंड में घूम रहा है, जब एक बार पूरा घूम लेगा कितना फ्लक्स कट करेगा। चेंज इन फ्लक्स समझने की कोशिश करो। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आइटम में चलेंगे, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, जल्दी जल्दी कट रहा है कि धीरे धीरे कट रहा है, समझ में आ रहा है। सो क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? डेल्टा फाई इज बी इंटू एरिया स्वेप्ट, है कि नहीं? कितना ये एरिया स्वेप्ट कर गया है? पाई एल स्क्वायर, खत्म। ये जब तक एक बार घूम के ऐसे आएगा ये डंडा, जब एक बार घूम के आएगा तो ये ऐसा एक सर्किल में के अंदर से जितना फ्लक्स जा रहे थे सबको काट के निकल आएगा, है कि नहीं? ये सारे फ्लक्स को काट देगा। फिर व्हाट इज द फ्लक्स कट? दैट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्किल। पासिंग थ्रू द सर्किल मींस पासिंग थ्रू द एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर। ये कंडक्टर जब तक एक बार घूमेगा इसके अंदर से जाता हुआ सारा फ्लक्स को एक एक बार टच करेगा, कट करेगा, निकल के आ जाएगा। So change in flux associated with this conductor in one complete revolution is B into pi L square. क्या सबको समझ में आया? Yes sir. Yes. चलिए, अगर समझ में आया अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। Here is a wire of this shape और ये एंगल दिया है 90 डिग्री, ठीक है, और दिया है ये वायर जो ऐसा शेप का है, ऐसा शेप का है। चलो मानते हैं कि ये 5 मीटर है और ये से ये समथिंग लाइक से ये 12 मीटर है और ये वायर इस एंड में घूम रहा है, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है। फाइंड डेल्टा फाई और फ्लक्स कट, flux caught by a L-shaped conductor in one revolution। वन रिवोल्यूशन में कितना फ्लक्स कट करेगा आपको सोचना है। क्या आप लोग दिमाग लगा के बता सकते हो कितना फ्लक्स ये कट करेगा वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में? 169 गिवन।
169 पाई बी पाई। हाँ, तो देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, वेरी गुड, आप लोग दिमाग लगा के लगे हो, बहुत बढ़िया। ये लेंथ कितना है? ये लेंथ इज नथिंग बट 13 मीटर, है ना। तो जब तक ये एक बार घूम लेगा, 13 मीटर का जो रेडियस है, इस रेडियस के अंदर जितने सारे लाइन्स ऑफ फ्लक्स है, सारे को कट करते हुए निकल के आ जाएगा, है कि नहीं? इट विल कट ऑल द लाइन्स ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सर्किल ऑफ रेडियस 13 मीटर। तो इसके अंदर से कितना फ्लक्स जा रहा है, सीधे सीधे हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इट इज बी डेल्टा फाइव, सॉरी, इट इज डेल्टा फाइव इज इक्वल टू बी इंटू पाई इंटू 13 का स्क्वायर, बी इंटू पाई इंटू 13 का स्क्वायर, so that comes out to be how much? 169 by b. Yes. So to calculate change in flux associated with the conductor is not a big job now, but these are all easy cases where the conductor was in motion. Change in flux linkage दो तरीके से हो सकते हैं। Change in flux linking with the conductor may be two different ways. या तो कोई मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, कंडक्टर मूव कर रहा है ना, और कोई कंडक्टर स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तब भी मान लो कि कोई मैग्नेट को पास लाया या दूर लाया, accordingly amount of flux linking with this will change. So the other one is called statically induced EMF, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, जहां पर कंडक्टर स्टेशनरी होगा, स्टैटिक होगा। इन दैट केस चेंजिंग फ्लक्स लिंकेज की जब जरूरत आएगा, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फंडा की जरूरत पड़ेगा, अभी बताएंगे, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो चेंजिंग फ्लक्स लिंकेज नाउ वी आर फाइंडिंग इन ऑल दिस केसेस इज B into area swept by the conductor, assuming that the change in flux linkage is due to movement of conductor, है ना। ये भी हो सकता है कि कंडक्टर अपनी जगह है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तो उस केस में कैसे निकालेंगे, विल कम टू दैट पॉइंट थोड़ी देर में, लेकिन पहले इसको हजम करते हैं। ये चीज सबको समझ में आया। नाउ टुडे वी शैल सी फारेडेस लॉ। पहले फारेडे जी क्या बोले हैं उसको लिखते हैं, और फिर हम लोग उसको बारीकी से स्कैनिंग करेंगे, क्या बोलना चाहते हैं। फारेडेस लॉ पहला है, whenever there is a change in flux linking with a conductor, an EMF is induced in it. An EMF is induced in it. अच्छा, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF induced, magnitude of EMF induced is due to is equal to, is proportional to rate of change in flux linking with the conductor or linkage with the conductor. हम अगर EMF को here towards E से डिनोट करेंगे तो आप कहोगे कि E is proportional to d phi by dt, rate of change in flux linkage। समझ में आया? ये लॉ कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। लॉ कहता है कि E is proportional to d phi by dt। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है क्या। What is the constant of proportionality? तो आप क्या कहोगे, that is equal to E is equal to d phi by dt into k। In SI system ये k जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
K डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। K कोई फिजिकल पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना मीडियम के ऊपर डिपेंड करता, ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। K किसके ऊपर डिपेंड करता है? K सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट। आप क्या, क्योंकि ऐसे ही फ्लक्स बाई टाइम का यूनिट वोल्ट के बराबर है, तो K इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। K इज ए डायमेंशनलेस यूनिटी क्वांटिटी, यहाँ पे लिख देंगे। फिर K इज ए डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है। इन एसआई सिस्टम्स, अगर आप एमकेएस सिस्टम में लोगे, इन एमकेएस सिस्टम K इक्वल टू 1, कितना आसान है। तो K का वैल्यू 1 हो गया, तो E का वैल्यू हो गया d5/dt। इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर नाउ, ठीक है, वेरी इजी टू रिमेम्बर नाउ। और इंपॉर्टेंट ये है कि K को अगर 1 लेंगे, हमारा कैलकुलेशन आसान हो रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कोई भी न्यूमेरिकल आया तो पहले सारा पैरामीटर को एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करो, आंख बंद करके। कुछ भी पूछा है ईएमआई रिलेटेड, पहले एमकेएस में कन्वर्ट करो, देन स्टार्ट वर्किंग, और आप सीधा सीधा E का वैल्यू d5/dt ले सकते हो, ठीक है। सो E इज कमिंग d5/dt। लॉ का 2 पार्ट हम देख लिए, तीसरी पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट ऑफ द लॉ कहता है द EMF induced in the conductor lasts or remains in conductor till the change in flux linkage is taking place। जब तक चेंज इन फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तब तक ईएमएफ रहेगा। कंडक्टर मूव कर रहा है तो देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स, देयर इज एन ईएमएफ। जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, ज्यादा ईएमएफ। धीरे धीरे मूव कर रहा है, स्लो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, स्मॉल ईएमएफ। लेकिन जो भी ईएमएफ हो कब तक है? जब तक मूव कर रहा है। रुक गया तो ईएमएफ गायब। समझ में आया? The moment there is no further change in flux, EMF instantly vanishes। Instantly ये नहीं कि कुछ समय लगेगा उसको जाने के लिए, it instantly vanishes। ठीक है, ये बात। तो फैराडेस लॉ का तीनों पार्ट हम लोग देख लिए। पहला हुआ whenever there is a change in flux linkage associated with a conductor, an EMF is induced। दूसरा हुआ the magnitude of EMF induced is proportional to rate of change in flux linkage with the conductor, and E is equal to d5/dt because the constant of proportionality is a unitless dimensionless quantity. A value is 1 in n-case system. The change in flux linkage remains in the conductor, the EMF remains in the conductor till there is a change in flux linkage। अब ये जैसे मैं शुरू में बताया था, फैराडेस लॉ इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट लॉ, इट इज इजीली डिस्कवरेबल। आप इसको डिस्कवर कर सकते हो। बस ये जो कुछ चीजें आया लॉ का, उनका रिसर्च का जो पार्ट था वो इसी पार्ट पे आ गया। ठीक है, ई का के का वैल्यू निकालने में, ये करने में, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा उसी पे उनका कंट्रीब्यूशन था कि 1 होगा, तो उसी को लेके हम लोग ये चीजें निकालें, के का वैल्यू क्या होगा। अदरवाइज लॉ का हर एक लफ्ज जो है हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ। whenever there is a change in flux linking with a conductor, और सिर्फ कंडक्टर के साथ होगा तो an EMF is induced। why EMF? why not we call it a potential difference? there is some difference between EMF and potential difference। ये कंडक्टर के साथ होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको EMF कहते हैं। ठीक है,
और ये ईएमएफ जो होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। रेट ऑफ चेंज कितना जल्दी जल्दी हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और लास्टली क्या हुआ, लास्टली हुआ कि इट रिमेन्स इन द कंडक्टर टिल देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। अब ये सारा चीज को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस प्रोसीड फर्दर। Now we shall see analysis of Faraday's law। Faraday's law को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि why when there is a change in flux linkage why there is an EMF as it is said by Faraday। अब जब कोई कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलेगा तो वो दो किस्म का हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी, कंडक्टर इज मूविंग, और हो सकता है कि कंडक्टर इज स्टेशनरी, द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। अकॉर्डिंगली द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज नेम्ड ए स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इफ कंडक्टर इज एट रेस्ट, conductor is at rest but associated magnetic field is changing, then the EMF induced EMF का नाम किस पे पड़ता है, ऑन द स्टेटस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर रेस्ट में था तो हम कहेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। द EMF induced is called statically induced EMF। अच्छा, एग्जाम्पल ले लो। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है आपका जहां पर कंडक्टर नहीं मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तो बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी दैट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की केस में पढ़ेंगे हम लोग बाद में, ऐसा एक कोर होता है, ठीक है, और इसमें एक प्राइमरी कॉइल होता है और यहाँ पे एक सेकेंडरी कॉइल होता है। यू अलाउ ए करंट टू पास थ्रू दिस, व्हेन द करंट passes through this it will produce some magnetic lines of flux। that magnetic lines of flux will pass through this ferromagnetic core, they will pass through like this and form closed loop। this behaves as a solenoid, तो फ्लक्स यहाँ से निकल के इसे घूम के आता है। ये जो बनाया क्या है, ये आयरन का एक कोर बनाया गया है, इसके ऊपर इधर एक कॉइल है, इधर एक कॉइल है। अब ये कंडक्टर को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर करंट बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड इज म्यू एन आई बाई एल। अगर ये करंट एसी है, इट्स ए फंक्शन ऑफ टाइम, देन आई इज चेंजिंग विद टाइम, बी इज चेंजिंग विद टाइम, फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम, एंड देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंकेज एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कंडक्टर। जबकि सेकेंडरी कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में, सो देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर एक ईएमएफ मिलेगा। This is called statically induced EMF। बताना जरूरी था क्योंकि what is the type of EMF in the secondary of a transformer, वो लोग पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा it is statically induced EMF। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हुआ, बेस्ट एग्जाम्पल हुआ EMF induced in the secondary of a conductor। so एग्जाम्पल हो गया EMF induced in the secondary of a conductor। EMF induced in secondary coil of a transformer। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल में जो EMF हो रहा है वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF है। फिर आता है व्हाट इज नेक्स्ट, point number 2, when magnetic field remaining constant
remaining constant. The conductor moves in it, then the EMF induced is called dynamically induced EMF. मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा और कंडक्टर मूव करेगा तो दिल भी डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, आप ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते हो घर में। अगर है तो आपके पास, आप क्या करोगे, जस्ट टेक ए वायर, थिन कॉपर वायर, कनेक्ट इट टू एन एलईडी। अगर आपके पास है, अगर कोई एलईडी है तो लगाओ इसको, यहाँ से एलईडी को लगा दिया। नाउ कीप ए मैग्नेट, यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को रखो ताकि यू आर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट आई वांट टू शो इट, मान लो कि टेबल के नीचे एक मैग्नेट को रख दिए, टेबल के ऊपर इसको रख दिए, तो यू आर नाउ इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कोई एक वायर को इसके ऊपर रखो, तीसरा वायर को इसके ऊपर रखो, रख के ये वायर को ऐसे 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 रगड़ोगे तो क्या होगा, रगड़ोगे तो दिस कंडक्टर इज मूविंग इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, कंटिन्यूअसली फ्लक्स कट कर रहा है, इसमें ईएमएफ होगा तो ये धप 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 करेगा। अगर एलईडी की जगह कोई दूसरा बल्ब ले लेंगे, छोटा सा लिचू लाइट मिलता है आपको, देखोगे उसमें एक फिलामेंट बल्ब होता है छोटा सा, तो फिर वो कंटिन्यूअसली ग्लो करेगा। एलईडी लोगे तो धप धप करेगा, बल्ब लोगे तो कंटिन्यूअस ग्लो करेगा, क्योंकि एलईडी यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में करंट जाने से ग्लो करेगा, उल्टा डायरेक्शन में जाने से ग्लो नहीं करेगा। बल्ब दोनों डायरेक्शन में ग्लो करेगा। तो अगर इसको ऐसे 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 मूव करवाएंगे तो देखोगे इफ इट इज ए बल्ब, द बल्ब इज ग्लोइंग, इफ इट इज ए एलईडी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए ग्लो कर रहा है, उल्टा आ रहा है तो बंद कर रहा है। समझ गया, ऐसे ऐसे करके ये करेगा। तो this conductor is moving in a magnetic field and there is a change in flux linkage causing there to be a EMF induced. That type of EMF induced is called dynamically induced EMF. तो dynamically induced EMF क्या हुआ? When the conductor is in motion but magnetic field is not changing. तो एग्जाम्पल क्या देंगे? बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ ए डायनामो। नाम तो वहीं से आया है। आप जो गाड़ी स्टार्ट करते हो, किक मार के क्या करते हो? When you kick a bike to start it, there is some magnetic poles, there is a coil here, that coil is connected to your kick. When you give it a kick, it rotates. If you slowly push it, it will slowly change. But if you quickly push it, it will go for a sudden change. Rate of change in flux will cause EMF. Now, जितना ज़्यादा जोर से किक करोगे, तो इतना ज्यादा EMF इंड्यूस होगा। फिर आपकी गाड़ी में प्लग लगा है, आप देखे होंगे ऐसा करके, हियर इज ए प्लग कनेक्टेड लाइक दिस। कभी कभार ये ब्लॉक हो जाता है तो इसको कार्बन लगा के साफ करते हैं। ये एक वायर ऐसे जाता है, दूसरा वायर ऐसे जाता है। ये नाउ व्हेन यू क्रिएट ए पोटेंशियल डिफरेंस, ए स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड डिपेंडिंग अपॉन द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। ये जो स्पार्क होगा, क्योंकि यहाँ पर गैप सम मिलीमीटर का होता है, व्हेन यू किक इट विथ वेरी स्ट्रॉन्ग किक, तो ये स्ट्रॉन्ग EMF is induced, spark is produced, तो पेट्रोल और द फ्यूल ignites, वहां से फ्यूल स्टार्ट हो गया। समझ में आया? अच्छा, एक बार फ्यूल स्टार्ट हो गया तो फिर तो इंजन चलने लगा, बस प्रोसेस स्टार्ट। सो डायनामो, जनरेटर में क्या हो रहा है? आप जनरेटर काफी जगह देखे होंगे। जनरेटर में होता क्या, आपको इतना बड़ा सा एक डिब्बा मिलेगा जनरेटर, इतना बड़ा सा डिब्बा जनरेटर नहीं है, इसका छोटा सा हिस्सा जनरेटर है, बाकी तो इंजन है ना? ये पूरा का पूरा इंजन है। और यहाँ पे क्या होता है, इंजन के चलते कोई एक शाफ्ट को घुमाने की कोशिश करते हैं, उस शाफ्ट के ऊपर कोई कॉइल बैठा रहता है, यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स लगे रहते हैं, तो क्या हो गया, ये कॉइल घूमेगा तो EMF बनेगा और वो EMF को आप टेप आउट करोगे। बाकी के सारा का सारा जो वॉल्यूम है, इट इज कवरिंग एन इंजन व्हिच इज हेल्पिंग द कॉइल टू रोटेट करेगा, तो देयर विल बी डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF। सो एग्जांपल हुआ डायनामो एंड जनरेटर। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे कि ऐसा चीज क्यों होता है, और वो भी सिर्फ कंडक्टर के साथ क्यों होता है। व्हाई नॉट विथ इंसुलेटर्स?
व्हाई नॉट विथ इंसुलेटर्स? सोचते हैं कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे कोई एक कंडक्टिंग बार है। चलो ये बार को मैं नीचे की तरफ मूव करवाता हूँ। जब मैं बार को नीचे की तरफ मूव करवाऊंगा, इफ आई कॉल इट ए कंडक्टिंग बार, सोचो कंडक्टर किसको कहते हैं? वेयर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, है कि नहीं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बहुत ही लाइटली बंधा हुआ है। थोड़ा सा धक्का मुक्का दोगे, चॉकलेट दिखाओगे और घर छोड़ के आपके साथ भाग जाएगा। तो इसमें क्या है आपको, क्योंकि घर के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है नहीं। व्हेन यू मूव दिस कंडक्टर इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये कंडक्टर के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इसके साथ साथ इधर जाने लगे। नाउ थिंक ऑफ ए केस व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग डाउनवर्ड। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होते तो उनके ऊपर फोर्स इधर को आता, ये नेगेटिव चार्ज है, फोर्स उल्टा आएगा। तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था इसके ऊपर इधर को फोर्स आएगा, खींचा हुआ आएगा इधर, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट कमिंग टू दिस एंड। So when these free electrons experience a force in this direction, come to this end, the moment they leave their parent atom, that becomes a positive charge. That positive charge will accumulate here. हो गई ना पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड में। जैसे कंडक्टर मूव करने लगा, you find charges are appearing at both the ends, है कि नहीं? अच्छा, तो इंसुलेटर में क्यों नहीं होगा? अरे इंसुलेटर में ये इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली बाउंड टू देयर न्यूक्लियस, एंड आप जानते हो कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूले में एक म्यू है और वो म्यू इज 10 टू द पावर -7, है ना, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर -7। वो छोटा फोर्स है, इंसुलेटर की इलेक्ट्रॉन को ये अलग नहीं कर सकता। कंडक्टर की केस में इफ इट इज ए गुड कंडक्टर, अगेन ऑर्डिनरी कंडक्टर आयरन लेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं होगा। इफ इट इज कॉपर और समथिंग लाइक दैट, then only you will find a good amount of electrons accumulating at the other end, opposite ends। समझ में आया क्या? तो मेरा जो सोचना था कि ये सिलसिला सिर्फ कंडक्टर के साथ क्यों, किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं है, ये समझ में आया, है ना? अच्छा, ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बना, ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम EMF क्यों कहेंगे? व्हाई नॉट ऑर्डिनरी पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाई नॉट ऑर्डिनरी पोटेंशियल डिफरेंस? ये भी देखना है, ये भी देखना है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेंशन कि यहाँ पर जो EMF हुआ है बेसिकली क्यों हुआ है? इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर। समझ में आया क्या? तो अगर कोई कंडक्टर ऐसे मूव करेगा तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि दिस इज इक्विवेलेंट टू ए बैटरी लाइक दिस एंड पॉजिटिव, दिस एंड नेगेटिव। समझ में आ रहा क्या? हाँ, बात ये था कि इसको EMF क्यों कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं कहेंगे? देखो, दो चीज होता है, एक होता है पुल करना, दूसरा होता है पुश करना। जैसे कोई अगर ऑर्डिनरी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच के लाएगा, पॉजिटिव चार्जेस को इधर लेगा। देखने में तो दोनों का केस बराबर दिख रहा है, लेकिन एक केस में इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है क्या? दूसरे केस में द इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। आप कोई चीज को पुल करके लाओगे, अपनी हाइट तक लाओगे, पुश करके लोगे, आपसे भी ज्यादा ले पाओगे। हो सकता है दोनों केस में फोर्स अलग हो जाएंगे, है कि नहीं? तो पुल पुश आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप उसको फिजिकली रियलाइज करना चाहिए। अगर आप ये दोनों एंड को किसी एक रेजिस्टेंस से जोड़ोगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आके करंट कंस्टिट्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, पुल करके रखा है। तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक कंडक्टर रखते हो और उसका दोनों एंड को जोड़ देते हो तो आप देखोगे नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। समझ में आया क्या? बट इस केस में अगर आप ये दोनों को आप एक रेजिस्टेंस से जोड़ देते हो, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनको कंटिन्यूअसली पुश करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? लेकिन ये आ नहीं रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक जमावड़ा बना है इलेक्ट्रॉन का, वो भी उसको वापस ढकेल रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फोर्स इसको जोर से ढकेल दिया तो क्या होगा? इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के आएगा, जैसे निकला यहाँ से यूरेका करेगा, पॉजिटिव चार्ज देख के भाग के इधर जाएगा उनके पास। So what will find? The moment you push one more electron is coming out.
pushing one, here pushing, here we are pulling. That is the difference we almost realize. Electric field is producing induced charge by pulling, so no potential difference. But here it is by pushing, so creating some potential difference. समझ में आ रहा है? ये चीजें समझ में आना चाहिए. ये पुश किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो अगला इलेक्ट्रॉन को ये पुश करेगा, वो निकल के आ जाएगा, रास्ता कंप्लीट होगा, एंड देयर विल बी अ करंट. So this can drive a current and you call it EMF, not potential difference. तो स्टेटमेंट जस्टिफाइड हो गया कि why it happens with a conductor and why the potential difference is called EMF. But basic reason ये समझ में आया. Induction of EMF is basically due to force on three electrons inside the conductor. कौन सा force? Basically due to magnetic force. Magnetic force due to the magnetic force basically due to the magnetic force of three electrons inside the conductor. ये उसी के चलते होता है. मतलब इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो EMF होगा उसका पोलैरिटी कैसे होगा. ठीक है ना? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं और पूछता हूं, बताओ कि सपोज हम कहेंगे here is a conductor, here is a magnetic field and this piece of conductor is say moving like this. तो आपको बताना है इसका इक्विवेलेंट बैटरी कैसे दिखेगा. या तो ऐसे दिखेगा या फिर ऐसे दिखेगा, है ना? आपको बताना है इसका इक्विवेलेंट बैटरी कैसे दिखेगा, क्योंकि EMF है ना तो आपको बैटरी मिल जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे दूसरा केस लेता हूँ. से हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस एंड ए कंडक्टर ऑफ दिस शेप इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. इसको आप EMF को शो करना. दो चीज करोगे तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा. सोचना कैसे? सोचो कि उसके अंदर की पॉजिटिव चार्जेस कैसे मूव करने वाले हैं. हाउ द पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर आर लाइकली टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना? चलिए सोचते हैं. अगर हम कहेंगे कि ये जो कंडक्टर हम देख रहे हैं पहला वाला, इसके अंदर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? देखिए फील्ड बाहर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. सी फील्ड बाहर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स तो इसके ऊपर इधर को आएगा. तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्जेस विल accumulate here and negative charges will accumulate here. This is as good as a battery of some EMF like this. समझ में आया क्या? सिमिलरली इसको अगर हम बैटरी से रिप्रेजेंट करेंगे तो बताओ कैसा होगा? सोचिए इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज लेके सोचो. ठीक है, ऑनलाइन वाले कोई बताएगा इन व्हिच डायरेक्शन दिस पॉजिटिव चार्ज विल मूव? सर अपवर्ड. सर अपवर्ड. यस, अपवर्ड जाएगा. All positive charges will come here, negative charges will come here. This is as good as a battery like this. Why I am depicting it with a battery? To justify that this is not no ordinary potential difference, it is EMF. ये मैं बताने के लिए मैं बैटरी के साथ करता हूँ. अगर ये कंडक्टिंग बार का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा तो that will be the internal resistance of the battery. सपोज ये आयरन बार है जिसका कुछ रेजिस्टेंस इज नॉट ए वेरी गुड कंडक्टर, तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा. दैट विल बी ट्रीटेड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. समझ में आया? अभी जो हम लोग देखे कि इंडक्शन ऑफ EMF इज बेसिकली ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर. लेकिन आपको मालूम है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज
परपेंडिकुलर टू V एंड B। अगर कंडक्टर मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, वही हो गया उनका V और B दोनों को परपेंडिकुलर होके। अब उनके ऊपर कुछ फोर्स आएगा, वो मूव करेंगे, लेकिन मूव करने के लिए जगह रहेगा तभी मूव करेंगे। कहने का मतलब है कोई एक कंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा, अगर उस कंडक्टर के पास कुछ लेंथ है परपेंडिकुलर टू V एंड B, अगर परपेंडिकुलर टू V एंड B उसके पास कोई लेंथ नहीं है तो उसमें EMF नहीं होगा। ध्यान से देखिए, मैं आपको दूसरा केस दिखा रहा हूं। यहाँ पे ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है। थिंक ऑफ अनदर केस, सपोज हम कहेंगे यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और ये एक थीन वायर है, इट इज ए थीन वायर, दिस वायर इज नाउ मूव्ड इन दिस डायरेक्शन। नाउ द थीन वायर्स आर ऑल मूविंग लाइक दिस। थीन वायर्स अगर ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था उसके ऊपर फोर्स कैसे आएगा, सोचो तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर को आएगा, लेकिन कहां जाएगा वो तो कंडक्टर के अंदर है। The positive and negative charges cannot be separated, so there will be no EMF. EMF इंडक्शन होने का तरीका क्या हुआ, रीजन क्या हुआ, the magnetic force। तो कब EMF होगा, जब मैग्नेटिक फोर्स के चलते चार्जेस को मूव करने की जगह मिलेगा, तब जाके there will be some EMF, otherwise there will be no EMF। समझ में आ रहा है? तो कंडक्टर के पास एक लेंथ होना जरूरी है परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या कहेंगे पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे एज EMF is due to magnetic force and magnetic force is perpendicular to B and V, therefore magnetic force is perpendicular to B and V, therefore there will be EMF induced, or there will be induced EMF, there will be induced EMF in conductor only if it has some length perpendicular to V and B। ये चीज समझ में आना जरूरी है। अगर कंडक्टर के पास कुछ लेंथ है जो परपेंडिकुलर टू B एंड V है, तभी जाके इस पे कुछ EMF होगा, अदरवाइज EMF नहीं होगा। समझ में आया क्या? यस, ये समझ में आना चाहिए। कोई भी कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कैसे भी मूव कर रहा है तो EMF होगा, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे मैं आपको कोई एक फिगर दे रहा हूँ, सी दिस फिगर। सपोज हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। मैं क्या करता हूँ, दो कॉपर रॉड को, टू कॉपर बार्स आर जॉइंट लाइक दिस। ठीक है, टू कॉपर बार्स आर जॉइंट लाइक दिस। और क्या दिया ये है कि सपोजिंग हम कहेंगे कि ये बार है, नाम दे देते हैं ABCD। नाउ ये क्रॉस शेप का एक दो कॉपर बार को क्रॉस शेप पे डाल दिए। अगर ये सिस्टम को ये मैग्नेटिक फील्ड में मैं ऐसे मूव करवाऊंगा तो इसमें EMF इंड्यूस होगा। मैं एक LED लाइट को ग्लो करवाना चाहता हूं। LED लाइट को कौन सा दोनों टर्मिनल में लगाऊंगा कि मेरा LED ग्लो करेगा। ठीक है, और कोई एक छोटा सा बल्ब में लगाना चाहता हूं जो ग्लो कर सकता है। कौन सा दो टर्मिनल में लगाऊंगा सबसे ज्यादा जोर से ग्लो करेगा। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।
सबसे ज्यादा जोर से ग्लो करेगा। सो लेट मी राइट द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, आपको समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप ढंग से देखोगे तो समझ लो तो ठीक है। और वो आपको सेवरल बॉल दे देंगे लगा के, इनमें से कौन सा बॉल सबसे जोर ग्लो कर रहा है, उससे नीचे कौन ग्लो कर रहा है, उससे नीचे कौन ग्लो कर रहा है, ऐसे करके पूछेंगे। तो पूछा है फाइंड across which two terminals across which two terminals a bulb must be connected glow with maximum power और ग्लो विथ हाईएस्ट पावर। ठीक, कौन सा दोनों टर्मिनल में कोई बल्ब लगाएंगे तो सबसे ज्यादा जोर से ग्लो करेगा, ये हमें पता ये करना है। चलिए पहले देखते हैं कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज थे वो गए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये मूव कर रहा है ऐसे, इसके अंदर सोचो कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज मान लो यहीं पे रख देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, वेलोसिटी ऐसा है, फील्ड अंदर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, मतलब दिस एंड विल बिहेव एज सम पॉजिटिव टर्मिनल, दिस विल बी एज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, charges will not be only at this end, they will be distributed over this। पुश करते हुए जाएंगे, सबसे पहले जो निकला वो यहाँ पे आ गया, उसके पीछे जो आया उसके पीछे क्यू में आया, चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड। हम समझने के लिए इसको कह सकते हैं कि नाउ इट इज बिहेविंग एज ए बैटरी लाइक दिस, बट इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स लाइक दिस। ढेर सारे चीजें ऐसे लगे हैं, आर यू गेटिंग? सोचो कि इसे ढेर सारे बैटरी लगा है, समझ में आया क्या? ये हो गया ए बी सी डी, ढंग से समझ लेना। हम तो कहते हैं कि इसमें जो ईएमएफ है, हाँ ये पूरा को जोड़ के हम सिंगल ईएमएफ बोल सकते हैं कि हाँ एक ईएमएफ है ऐसे, लेकिन प्रैक्टिकली द ईएमएफ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस एंटायर वायर, नॉट फोकस्ड एट 2 पॉइंट्स। समझ में आ रहा है क्या? सोचो कि ढेर सारी बैटरी, तो कौन सा दोनों टर्मिनल में सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा? बीडी, तो बीडी में लगाएंगे तो सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, इन दोनों में लगाने से कोई बल्ब ग्लो करता है विथ पावर पी, सेम बल्ब को अगर एडी में लगाएंगे तो ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? अगर करेगा तो पावर कितना होगा? कोई बल्ब को बीडी में लगाएंगे, ग्लो करता है विथ पावर पी, ठीक है। सेम बॉल को एडी में लगाएंगे, ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? अगर करेगा तो किस पावर से, कितना पावर से करेगा? अरे अब यहाँ पर अगर मान लो कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है E, तो इन दोनों के बीच में कितना है? E/2, तो वोल्टेज आधा हो गया, पावर v²/r होता है 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इन दोनों में लगाने से पावर P0 हुआ, इन दोनों में लगाओ तो इट विल बी P0/4। अच्छा, AC में लगाएंगे तो क्या होगा? पावर, what is the potential difference between these 2 points? 0, है कि नहीं? So like that you must physically understand how this EMF is inducing and getting distributed. फंडामेंटली समझ में आएगा तो चीजें कर पाओगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? यहाँ पे आप कहोगे आंसर हो गया बी, ऊपर बी और डी। बी और डी में सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ ईएमएफ है, कितना है मालूम नहीं लेकिन कुछ है। एसी में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड सी, VA माइनस BC क्या होगा? VA माइनस BC विल बी 0, है कि नहीं? अच्छा, ये बी एंड डी में सबसे ज्यादा PD इज मैक्सिमम, PD इज मैक्सिमम अक्रॉस B एंड D,
ए और सी में क्यों जीरो है? क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो किधर जाएंगे? देखो मूव करने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। समझ में आ रहा? ये बहुत जरूरी है जानना कि हाउ विल बी द पोलैरिटी। तो कोई कंडक्टर में ईएमएफ तब इंड्यूस होता है व्हेन द कंडक्टर हैज सम लेंथ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। लॉ का सेकेंड पार्ट कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। मतलब फ्लक्स अगर धीरे धीरे कट हो रहा है तो स्लो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज एंड स्मॉल ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। जल्दी जल्दी हो रहा है तो मोर ईएमएफ। फॉर एग्जांपल थिंक दीज आर द डिफरेंट लाइंस ऑफ फ्लक्स। मैं कंडक्टर को ऐसे लूंगा तो ज्यादा ईएमएफ होगा कंडक्टर में, कि ऐसे लूंगा तो ज्यादा ईएमएफ होगा? कौन सा केस में ज्यादा ईएमएफ होगा? ऐसे लेंगे तो। अच्छा, ऐसे लेने से सोचो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा था, फोर्स इधर को आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। सेम कंडक्टर को अगर ऐसे करके मैं लेता हूँ तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर फोर्स आ रहा है किस डायरेक्शन में? भी ऐसे ले रहा हूँ ना, भी और बी को परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में, लेकिन कंडक्टर के पास इस डायरेक्शन में कोई लेंथ ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैं आपको आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू फॉलो और नॉट। सपोज मैं आपको एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पेपर देता हूँ, एक बॉक्स शेप का, और ऐसा एक प्लेट देता हूँ, से कॉपर ब्लॉक, दिखने में कुछ ऐसा शेप का है, दिखने में कुछ ये ऐसा शेप का है कॉपर ब्लॉक। ध्यान से देखो, ये कॉपर ब्लॉक है और ये कॉपर ब्लॉक को मैं अभी गिराने वाला हूँ, और मैं इसको कुछ नाम दे दूंगा। यस, ये कॉपर ब्लॉक। इस कॉपर ब्लॉक को मैं कुछ नाम देता हूं, आप कोशिश करो बताने के लिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच। सो आई हैव गिवन नेम्ड ऑल द कॉर्नर्स। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे अप्लाई कर दिया, आई हैव अप्लाइड ए मैग्नेटिक फील्ड and I allow this copper block to fall. अभी ये कॉपर ब्लॉक है, कंडक्टर है, मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस विल डेफिनेटली डेवलप सम ईएमएफ इन इट। अब कौन सा दोनों टर्मिनल में आपको कौन सा दोनों सरफेस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? अब कहेंगे एबीसीडी ई एफ जी एच, ये जी है ना, दिखने में थोड़ा, हाँ, एबीसीडी ई एफ जी एच, ये दोनों सरफेस के बीच में अगर मैं लगाऊंगा, कोई बॉल ब्लो करेगा या ऊपर नीचे या आगे पीछे, कौन सा दो सरफेस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? एग्जांपल क्या पूछ रहा है? इन फिगर शोन ए potential difference can be realized across which two surfaces? कौन सा दोनों सरफेसेस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? कौन सा दोनों सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड ड्यू टू द फोर्स ऑन द कंडक्टर। द फोर्स ऑन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू V एंड B। परपेंडिकुलर टू V एंड B जो लेंथ रहेगा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। देखो यहाँ पर V कैसा है, क्लियरली यू सी द वैल्यू, डायरेक्शन ऑफ V इज समथिंग लाइक दिस। V तो ऐसा है, दिया B ऐसा है, तो ये दोनों साइड को परपेंडिकुलर होके कौन सा साइड रह गया? BC एंड HC एंड EF एंड AD। आर यू गेटिंग? तो आप कहोगे सॉल्यूशन में, आप कहोगे EMF कैन बी रियलाइज्ड अक्रॉस कौन सा दोनों सरफेस? पीछे वाला ABHE सरफेस एंड आगे वाला CDFG सरफेस। समझ में आ रहा है क्या? हमें देखना है कंडक्टर का वो लेंथ जो V और B दोनों को परपेंडिकुलर है।
V और B दोनों को परपेंडिकुलर है, उस लेंथ में ही आपको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है। बाकी सब में लगाओगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा दोनों फेस में हमें EMF मिलने वाला है। लॉजिक क्या हो गया? EMF इज because of the magnetic force on the free charges inside the conductor। इसलिए कंडक्टर होना जरूरी है। इंसुलेटर होगा तो देयर आर नो फ्री चार्जेस। क्यों? फ्री चार्ज नहीं होने से मूव नहीं करवा पाएगा क्या? नहीं, मैग्नेटिक फोर्स इज ए वीक फोर्स, क्योंकि उसमें म्यू इन्वॉल्व रहता है जिसका वैल्यू 10⁻⁻⁷ ऑर्डर में आता है। फोर्स इज वेरी स्मॉल, है ना? सो ये, और उसको EMF क्यों कहते हैं? क्योंकि द चार्जेस आर इंड्यूस्ड नॉट बाय पुलिंग बट बाय पुशिंग। पुशिंग से आ रहे हैं तो वो दूर जाने की कोशिश करते हैं। हम दो चीज को पुल करेंगे तो उसका लिमिट तक जाएगा, जो पुलिंग एजेंट है उसके पास जाकर रुक जाएगा। पुश करेंगे तो पुशिंग एजेंट से दूर तक जाएगा, है कि नहीं? सो अकॉर्डिंगली पुशिंग के लिए हो रहा है, इसलिए मोर EMF द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड इज ट्रीटेड एज एन EMF। एंड द EMF है वो मैग्नेटिक फोर्स के चलते हो रहा है, तो कंडक्टर के पास कुछ लेंथ होना चाहिए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ V एंड B। V is velocity of the movement of the conductor, B is the magnetic field. And that's all we have seen today. Let's see rest of the classes, rest of the things in the next class. Jai Hind.